जी आज हम पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन जो है इट स्टैंड फॉर एससीपी। ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोटीन जब आप लोग वर्ड देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज आती है कि इट कुड बी अ प्रोटीन। लेकिन इसके बारे में आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि सिंगल सेल प्रोटीन इज नॉट अ प्योर प्रोटीन। ये प्योर प्रोटीन नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है कि होल सेल हो सकता है, बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, यीस्ट का सेल हो सकता है, फंगस का सेल हो सकता है, एलगी का सेल हो सकता है। और इसके साथ साथ इसमें जो जरूरी न्यूट्रिशन है जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिक्विड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल साल्ट और वाइटामिन हो सकते हैं। आप लोग जरा काइंडली अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं। तो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि ये प्योर प्रोटीन नहीं है। हालांकि इसका नाम सुन के हमारे माइंड में क्या आता है कि इट कुड बी अ प्योर प्रोटीन। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ प्योर प्रोटीन, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू द होल सेल लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस, एलजी। अगर ये चीजें होंगी तो आप इसको एससीपी कह सकते हैं, अगर इनका होल सेल होगा। और इसके साथ साथ इन सेल में क्या मौजूद होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिक्विड होंगे, न्यूक्लिक एसिड होगा, मिनरल साल्ट होगा और वाइटामिन वगैरह होंगे। इसके साथ साथ अब सिंगल सेल प्रोटीन की हमें क्यों जरूरत पेश आती है, बायोटेक्नोलॉजी का ये एक मेजर प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार, अगर आपको याद हो, तो वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, बड़ा कहत साली आ गई थी, खाने पीने की बड़ी कमी आ गई थी। तो जाहिर है जंगें जो हो रही थी तो एग्रीकल्चर तो बिल्कुल जीरो पे आ गया था, नेग्लिजिबल अमाउंट में आ गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें थी। तो अब खाने पीने के बड़े मसले पड़ गए थे। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या किया था कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने क्या किया था, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो बनाई थी, ताकि लोग जो हैं जिनको कहत साली से मर रहे हैं, खुराक की कमी से मर रहे हैं, वो अपनी खुराक एससीपी के जरिए, जो होल सेल है जिनके अंदर कार्ब्स है, न्यूक्लिक एसिड है, हर चीज है जो ह्यूमन ग्रोथ के लिए चाहिए या एनिमल ग्रोथ के लिए चाहिए, तो उसको प्रिपेयर किया ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके और सर्वाइव कर सके। तो एससीपी की जो है हिस्ट्री वहां पे जाके मिलती है। ये एक वाक्य से मैंने आपको एसोसिएट करके बता दिया। अब एससीपी की तरफ क्यों हम आए हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्यों आए हैं एससीपी की तरफ, कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कन्वेंशनल प्लांट या एनिमल प्रोटीन सोर्स से। क्या बेनिफिट है, जो कन्वेंशनल प्लांट और एनिमल सोर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत कहा जाता है एससीपी के अपने बेनिफिट्स हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं, जैसे ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन अगर हम कंज्यूम करें तो वो रैपिड ग्रोथ रेट देती है, ग्रोथ रेट बड़ा तेजी से देती है। और प्रोडक्टिविटी रेट भी, अगर आप जो सिंगल सेल प्रोटीन जो कंज्यूम करा उस वो हाई प्रोडक्टिविटी उनमें देखती है। फिर उसके बाद और चीजें आ जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन कंटेंट इसमें आप क्लेम कर सकते हैं 30% से 80% तक का इसमें प्रोटीन कंटेंट है। जी सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्टेशन। अच्छा, बात मैं कर रही थी कि क्यों एससीपी को जो है एडवांटेज दिया जाता है कन्वेंशनल प्लांट और एनिमल सोर्स से, क्योंकि उनका प्रोटीन कंटेंट उसमें इनमें हाई होता है। आप कह सकते हैं 30% से 80% तक का प्रोटीन कंटेंट एससीपी में होता है। अच्छा, फर्दर ये है कि ये स्ट्रेन है, जाहिर है होल सेल आप ले रहे हैं तो उनमें आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अलावा ये जो लो कॉस्ट कार्बन सोर्स है एससीपी का, आपको ये फायदा होता है कि अगर आप सिंगल सेल प्रोटीन ग्रो करवा रहे हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस ग्रो करा रहे हैं, तो आप लो कार्बन सोर्स देके उनको, या कोई वेस्ट सोर्स देके, वेस्ट मटेरियल देके उनको इजीली ग्रो करा कर सकते हैं, और इन टर्न आप उसे ह्यूमन कंजप्शन या एनिमल कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन कंजप्शन की बड़े कम मिलते हैं कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बड़ा कम कम एससीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर नई चीज है, अभी इसको मॉड्यूलेट होने में जरा टाइम लगेगा। ठीक है। तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए आप कह सकते हैं कि इसका जरा बड़ा कम इसको देखा जा रहा है, लेकिन एनिमल के ऊपर इसके ऊपर हो रहा है, एनिमल्स के लिए इसको यूज किया जा रहा है सिंगल सेल प्रोटीन्स को। और कहीं ना कहीं और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर एससीपी को ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी डायरेक्टली यूज किया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके और क्या बेनिफिट आ जाते हैं, अब जैसे ये होल सेल है,
यीस्ट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो इनको बड़ी कम जगह चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। तो इसका प्रोसेस जो है वो आप कह सकते हैं कि लिटिल लैंड एरिया पे जो है वो हो सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज हो सकता है। फिर और क्या बातें हो सकती हैं, जैसे कि सीजनल या क्लाइमेट वेरिएशन से जिस तरह क्रॉप्स पे या एनिमल्स पे फर्क पड़ता है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजनल और क्लाइमेट वेरिएशन पे कोई फर्क नहीं होता। तो ये भी एक फायदा है एससीपी का। फिर और एक और चीज ये कि जिस तरह से कन्वेंशनल प्लांट या एनिमल्स में होता है, सोर्सेज में क्या होता है कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो चेंज होती रहती है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये कुछ जो है बेनिफिट है या एडवांटेजेस है सिंगल सेल प्रोटीन के ओवर कन्वेंशनल प्लांट या एनिमल सोर्सेज के। अगर आपको एक क्वेश्चन आए तो आप उनका इन अल्फाज में जो है आंसर दे सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम आगे बात करें एससीपी के बारे में, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, फंगस है, एल्गी है। अब इनकी प्रोटीन परसेंटेज और न्यूक्लिक एसिड कंटेंट की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होगी हर एक में, किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा और उसी के लिहाज से इसमें इसके कुछ बेनिफिट होंगे। अब जैसे अगर हम बात कर देते हैं कि जो प्रोटीन कंटेंट है या क्वालिटी है, ये डिपेंड करती है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे और उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस पे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ग्रो कराएंगे, किस तरह से कराएंगे कि कोई ना कोई सुइटेबल आप स्ट्रेन लेंगे, फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगाएंगे, वही जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, और फाइनली जो सिंगल सेल प्रोटीन आपकी तैयार हो जाएगी उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया और फर्मेंटेशन का प्रोसेस कौन सा लिया। इसी के ऊपर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो डिपेंड एससीपी के केस में भी डिपेंड करेगी। अब कुछ फास्ट ग्रोइंग जैसे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी उनके बारे में कहा जाता है जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो हायर यील्ड होती है और प्रोडक्टिविटी भी उनकी बड़ी हाई होती है। फिर उसके बाद और कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं कि उनका ग्रोथ रेट बड़ा फास्टर होता है देन फिलामेंटस फंजाई यीस्ट की निस्बत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बैक्टीरिया होंगे उनका फिर हाई प्रोडक्टिविटी उनकी हाई होगी, ग्रोथ रेट हाई होगा, क्योंकि फंगस को जरा ज्यादा टाइम लगता है ग्रो करने में। बैक्टीरिया आपको पता है कि हर बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन आपकी बैक्टीरिया के होल सेल की होगी तो उसमें वो उसका ग्रोथ रेट हायर होगा। फिर इसी तरह आप यीस्ट का कंपेयर कर सकते हैं, फंगस का कर सकते हैं। फंगस का ग्रोथ रेट सबसे स्लो है, लेकिन फंगस की अपनी क्वालिटीज हैं, जैसे कि जो फंगस है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का रिस्क उसमें बड़ा कम होता है। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज भी हो तो भी वो ग्रो कर जाती है। तो फंगस के अपने बेनिफिट होंगे और बैक्टीरिया के अपने होंगे, यीस्ट के अपने होंगे, और इसी की बेस पे इनका जो प्रोटीन कंटेंट है, न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है, वो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन के हवाले से आपके याद रखने की। अब फिर हम आ जाते हैं आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाह रही हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अभी तक? अब फिर हम आगे जरा मूव कर लेते हैं नो कि सिंगल मैम, सेल। बहुत अच्छा समझ आ ठीक है, रहा है। ठीक है, सिंगल सेल नो प्रोटीन जो मैम। है ठीक है। अब मैम प्लीज आगे थोड़ा स्लो बोल रहे हैं। अच्छा जी, स्लो बोल लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन जो है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। इसको आप लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन की क्या अहम खसूसियात हो सकती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिनकी बेस पे आप कह सकते हैं जी ये सिंगल सेल प्रोटीन आइडियल है अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी, या ये आइडियल नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या उनकी करेक्टर, एक तो जी जो भी सिंगल सेल प्रोटीन आपने चूज करनी है उसका ग्रोथ रेट हाई होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और यील्ड भी हाई होनी चाहिए। अगर बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के मुताबिक होनी चाहिए, यीस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, फंगस के मुताबिक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए जी आप जरा इन तीनों में कंपेयर करके बताएं किसका ग्रोथ रेट हायर है, तो किस क्या आंसर होगा? बैक्टीरिया होगा। क्यों? जाहिर है बैक्टीरिया डिवाइड, एवरी बैक्टीरिया डिवाइड इन 20 मिनट्स, तो उसका जाहिर है ग्रोथ रेट हायर है, प्रोडक्टिविटी हायर है, और मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए जी फंगस का क्या बेनिफिट है, फंगस का मैंने आपको बता दिया जी लो जो कंटामिनेशन रिस्क पे भी ये ग्रो करती जाती है। इसके अलावा पीएच के चेंज पे भी इस पे इतना खास फर्क नहीं आता। हर एक जो है होल सेल है उसके अपने बेनिफिट है अगर आप सिंगल सेल प्रोटीन की बात करें तो। और क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सिंगल सेल प्रोटीन की, जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी, यील्ड जो है वो हाई होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। सबसे अहम चीज मैंने आपको शुरू में बताया था, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जो भी चीज आप रखनी है उसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाजमी आ जाएगी। लो कॉस्ट प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, तभी लोग इसको खरीदेंगे, तभी लोग इसकी तरफ आएंगे।
फिर उसके बाद टेम्परेचर और पीएच टॉलरेंस आपका होना चाहिए सिंगल सेल प्रोटीन। कोई ऐसा ना हो कि पीएच या टेम्परेचर में जरा सी चेंजिंग आई, आपकी सिंगल सेल प्रोटीन डिग्रेड हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर और पीएच टॉलरेंस होना चाहिए। अच्छा जी, और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आ गई, जैसे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये हीट जनरेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन और फोमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी फर्मेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसको आपके सिंगल सेल प्रोटीन को टैकल करना आना चाहिए। जो फर्मेंटेशन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, जैसे फोमिंग आ जाती है, हीट जनरेट हो जाती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको जरा कुछ हद तक आपकी सिंगल सेल प्रोटीन को टैकल करना आना चाहिए, जो फर्मेंटेशन की प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ आपकी जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए सिंगल सेल प्रोटीन में। और सबसे अहम चीज, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिंगल सेल प्रोटीन की आसान होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिकवरी सिंगल सेल प्रोटीन की आसान होनी चाहिए, ताकि आपको सिंगल सेल प्रोटीन जब एक दफा आपकी बन गई, आप उसे इजीली रिकवर कर सके। फिर फर्दर जो है ये चीज सबसे अहम है कि अब जाहिर है सिंगल सेल प्रोटीन को आपने एज अ फूड कंज्यूम करना है, तो आज जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या फूड सेफ्टी या क्वालिटी मैनेजमेंट के जो इदारे हैं, उसको सिंगल सेल प्रोटीन को आपके अप्रूव करना चाहिए, ताकि आप उसको डिक्लेयर कर सकें आइदर इट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन और नॉट। तो इसी बेस पे, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन ये बड़ा, क्योंकि फूड से रिलेटेड चीज है ना, तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज हो सकती है, और इसके लिए आपके लिए जो है कंप्लीट आपकी जो सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी है, उसका आप लोगों ने सख्त ध्यान रखना है, और तभी आप सिंगल सेल प्रोटीन को यूज कर सकते हैं फीड के तौर पे। अच्छा, जो हमें पता चलता है कि सिंगल सेल प्रोटीन को जो अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, एनिमल फीड के तौर पे जरा इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए कम इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज क्लियर की है। और उसकी वजह क्या है, सेफ्टी रिस्क है। अब सेफ्टी जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के इदारे अगर इसको अप्रूव करेंगे, रेगुलेटरी जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं अगर इसको अप्रूव करेंगी, तो ही ये मार्केट में ह्यूमन कंजप्शन के लिए आएगा, अदरवाइज जाहिर है ये नहीं आएगा। तो ये चीजें सिंगल सेल प्रोटीन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक्स के आगे हम मूव करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोसेसेस की तरफ। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है कि सिंगल सेल प्रोटीन के जो प्रोसेस की स्ट्रेटजी है, वो किस चीज पे इम्प्लीमेंट करती है। सबसे पहले आपका मीडियम प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये आप लोग स्लाइड्स में भी ये चीज देखेंगे। मीडियम प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसमें आपका हो सकता है कि आपने, मैंने क्या बताया था होल सेल को, इनका क्या फायदा होता है कि आप इसको अगर लो कार्बन सोर्स भी देंगे तो भी ये डिवाइड कर सकती हैं और आपकी सिंगल सेल प्रोटीन बन सकती है। तो इसमें आपके मीडियम प्रिपरेशन में इसका मतलब है मेन कार्बन सोर्स होना चाहिए, जो फिजिकल और केमिकल प्री ट्रीटमेंट उसमें पहले से होनी चाहिए, जो भी आपको फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट है आपके प्रोसेस की, आपके माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की, यीस्ट की, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, मीडियम प्रिपरेशन होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज आप इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या आ जाती है, फर्मेंटेशन क्या आ जाती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो भी आपने लगाना है, आपके ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनिज्म पे, कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी फर्मेंटेशन के जरिए मैक्सिमम ग्रोथ देगा, ये आपको लिटरेचर पढ़ के पता चलेगा। तीसरी चीज आ जाती है डाउन स्ट्रीमिंग। अब जाहिर फर्मेंटेशन में आपका प्रोडक्ट बन गया, तो अब आपने जो अपना प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट रिकवरी, अब सिंगल सेल प्रोटीन वही अच्छी होगी जिसकी प्रोडक्ट रिकवरी आसान होगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ये आपके कम से कम प्रोडक्ट रिकवरी के स्टेप होने चाहिए, ताकि आप जो है जल्दी से अपनी जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसको रिकवर कर सकें एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आगे, अब ये तो हो गया, मैंने आपको सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के बारे में बता दिया, क्या सिंगल सेल प्रोटीन होती हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं जो हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे, जब हम सिंगल सेल प्रोटीन बना रहे होते हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं। वो क्या है, अब आपका इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि सिंगल सेल प्रोटीन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री लेवल पे इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आप लोग इसको हेडिंग इस तरह से लिख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग स्केल अप प्रोसेस या ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जब सिंगल सेल प्रोटीन को आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बड़ी बार दफा प्रॉब्लम आ जाती है कि आप किस तरह से ऑक्सीजन दें, आपका ऑर्गेनिज्म एरोबिक है एनारोबिक है, तो इस बेस पे कि ऑक्सीजन उसको चाहिए या नहीं चाहिए, एरोबिक है या एनारोबिक है। अगर चाहिए तो कितनी चाहिए। अब जाहिर अगर ऑक्सीजन चाहिए तो आपको ऑक्सीजन के लिए कोई सिलेंडर लगाना पड़ेगा अपने फर्मेंटर के साथ, तो उसके लिए अलग आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो इस बेस पे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके सिंगल सेल प्रोटीन को लेके जाते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की है वो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट।
अच्छा जी, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है न्यूट्रिएंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट। बाज़ दफ़ा इनमें डिफरेंस आ जाने की वजह से, टेम्परेचर ज़रा सा चेंज होने की वजह से आपका जो माइक्रोबियल सेल है वो अफेक्ट हो सकता है, या न्यूट्रिएंट चेंज होने की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम है आपकी न्यूट्रिएंट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट बाज़ दफ़ा जो होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है, कि बाज़ दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो अगर आपका हाई लेवल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज्यादा लेवल में आपके फर्मेंटर में चली गई, उसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेशन रेट है वो इनहिबिट हो जाता है। और अगर आपको पता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन रेट इनहिबिट हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो आपकी बनेगी नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर डाई हो रहे हैं, आपका होल सेल डाई हो रहा है, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि जो आपने प्रोडक्टिविटी सोची हुई है अपने इंडस्ट्रियल स्टेप के नतीजे में, प्रोसेस के नतीजे में, वो आप लोग अचीव कर सकें। अच्छा, चौथी जो प्रॉब्लम आती है कि बाज़ दफ़ा जो फर्मेंटर होते हैं उनमें प्रेशर का बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, हाइड्रोलिटिक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, प्रेशर कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये आती हैं आपके फर्मेंटर की बेस पे, कि फर्मेंटर हो सकता है वो आपको रिक्वायर्ड प्रेशर अचीव करने में आपकी हेल्प ना कर रहा हो। तो ये जो प्रेशर प्रॉब्लम आ जाती है डीप फर्मेंटर्स में, जो फर्मेंटर डीप फर्मेंटर होते हैं, एक टाइप ऑफ फर्मेंटर है, तो इस तरह के फर्मेंटर में ज्यादातर प्रेशर प्रॉब्लम आती है जो आपके सिंगल सेल प्रोटीन में प्रॉब्लम काज कर सकती है। अच्छा, अब ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट कर ली। इसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज्ड होते हैं एससीपी प्रोडक्शन के लिए, सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। उनके अंदर ये अहम कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लाजमी होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स उनमें नहीं आनी चाहिए। अगर एक दफा अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया, आपने उसको चेक करना है कहीं उसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पैथोजेनिसिटी या टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही। इसका मतलब उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपका सिंगल सेल प्रोटीन बन गया, उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें पैथोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर पैथोजन होगा, टॉक्सिक होगा, तो जाहिर है आप उसको एज अ फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर उसमें प्रोटीन क्वालिटी और कंटेंट जो आपका रिक्वायर है, जो आपने सोचा है क्या वही है, आपने उसको चेक कर लेना है। प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी जो भी है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो भी आपकी अगर जो भी ह्यूमन कंजप्शन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जो ह्यूमन बेस्ड सिनेरियो क्या उसके मुताबिक है, अगर नहीं है तो जाहिर आप उसको करेंगे, उसकी क्वालिटी उसके मुताबिक मेंटेन करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी आ गई प्रोटीन क्वालिटी और कंटेंट से रिलेटेड। अच्छा, तीसरी आ गई है डाइजेस्टिबिलिटी। क्या अब सिंगल सेल प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल है ह्यूमन के लिए या नहीं है, तो ये भी आपने चेक करना है। चौथी चीज आ जाती है ग्रोथ रेट। तो जाहिर है अगर आपका अवेलेबल जो भी आपका अवेलेबल ग्रो मीडियम है उसमें इसका ग्रोथ रेट कितना हायर होगा, तो जाहिर है आप तभी तभी चूज करेंगे, अदरवाइज आप उसको चूज नहीं करेंगे। और एंड पे जो चीज आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो अनयूजुअल इन्वायरमेंट कंडीशंस आती हैं, कभी आपका वेदर चेंज आता है, कभी और स्ट्रेस बिहेवियर ह्यूमन शो करता है, तो क्या उसके में सिंगल सेल प्रोटीन जो है उनके यूज के लिए अडेप्टेबल है या नहीं है। तो आप इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं कि अडेबिलिटी टू अनयूजुअल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये कुछ सिंगल सेल प्रोटीन के लिहाज से कुछ अहम चीजें आ जाती हैं। इसमें जाहिर है आपको मैंने बता दिया डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज यूज होती हैं, डिफरेंट फंगल स्पीशीज यूज होती हैं। तो ये एक मेरी छोटा सा मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट था जो सिंगल सेल प्रोटीन के हवाले से बिल्ड करना था। तो अब हम आपकी जो पावर पॉइंट है उनको व्यू कर लेते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन सबको मैंने समझा दिया क्या है। होल सेल है जो यूज कर सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे, इसको आपने प्योर प्रोटीन कभी भी नहीं कहना। और ये मिनी फूड या इसको नोवल फूड का नाम भी दिया जाता है। तो ये स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। और दे आर यूज एज एनिमल फीड एंड कैन बी यूज फॉर ह्यूमन फीड एज प्रोटीन सप्लीमेंट। और मैंने आपको बताया कि जो रिसर्चेज है उससे हमें पता चला कि अभी हम इसको एनिमल फीड के तौर पे इस्तेमाल करें, ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसको बड़ा कम इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये एक लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास सामने आ गई है। फंगस की डिफरेंट स्पीशीज बता दी है, यीस्ट की बता दी है, एलजी की बता दी है, बैक्टीरिया की बता दी है, जो अभी यूज हो रही हैं सिंगल एससीपी की प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद कुछ कंपैरिजन आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो बता रहा है कि कंपैरिजन आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बता रहा है कि फंगस के क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप उसको एससीपी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और
उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एलजी के क्या है, बैक्टीरिया, ये भी मैंने आपसे थोड़ा सा किया है डिस्कस कि बैक्टीरिया का क्या फायदा है कि हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, डाइजेस्टेबल सेल वॉल होती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इसमें बड़ा ज्यादा होगा, तो वो मैन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक से अगर ह्यूमन कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो उससे कितने हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, कितनी आपको डिजीजेस कॉज कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी इसी तरह फंगस की हैं, एलजी की हैं, यीस्ट की हैं, आप इसको जरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, और ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप कंपैरिजन करके बताएं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज हो रहे हैं एससीपी प्रोडक्शन के लिए। आगे आगे अगर हम चलें, एससीपी प्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बना के दे दी है कि सबसे पहले आपने सुइटेबल स्ट्रेन सेलेक्ट करना है, मीडियम प्रिपरेशन करनी है, फर्मेंटेशन करनी है, फर्मेंटेशन के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो हार्वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट है, उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट रिकवरी कर लेनी है कि प्रोडक्ट आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, और फिर फर्दर है कि एससीपी की प्रोसेसिंग कर लेनी है, फूड में प्रोसेसिंग में पैकेजिंग भी आ जाएगी, स्टोरेज भी आ जाएगी कि आप उसको फर्दर किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब स्टेप बाय वन ये जो है इनकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन करनी है तो वो किस बेस पे करनी है। अब मैंने आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दी है जी, इस ये करेक्टरिस्टिक्स अभी जो मैंने आपको समझाई है कि हाई प्रोडक्ट रेट होना चाहिए, ग्रोथ रेट होना चाहिए, उस बेस पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन में आपके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, पैथोजेनिसिटी नहीं होनी चाहिए। फिर फर्मेंटेशन में आपका क्या है कि आप जो फर्मेंटर सेलेक्ट करेंगे उसमें ये प्रेशर चेंज वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, टेम्परेचर, ऑक्सीजन की ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये आपकी सॉल्व होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज कंडीशंस आपकी जो है वो आपके सेल के मुताबिक होनी चाहिए जो भी आप सिंगल सेल प्रोटीन बना रहे हैं। फिर फर्दर ये कुछ फर्मेंटर आ जाते हैं और ये कुछ आप लोग व्यू कर सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन बनते हुए राइट साइड पे ब्राउन कलर में आपको नजर आ रही है, ये डीप फर्मेंटर की इमेज है जो दिखाई जा रही है कि इसमें सिंगल सेल प्रोटीन ज्यादातर प्रोड्यूस होती है। और फिर फर्दर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है किस तरह आपका जब माइक्रोबियल सेल बन गए हैं तो आप उनको किस तरह से हार्वेस्ट हो रहे हैं, फिर उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम भी है आपको दे दिया जो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रही है कि प्रोडक्ट रिकवरी असल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जा रही। प्रोडक्ट रिकवरी का जो स्टेप है कि जब आपका एक दफा प्रोडक्ट बन गया, आपने सॉलिड लिक्विड सेपरेशन की है, फिर उसके बाद आपने अगर आपकी इंट्रा सेलुलर प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, जो भी आपकी प्रोटीन है आपने उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट में आपकी सेपरेशन आ जाती है, वॉशिंग, ड्राइंग, ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं। और हर सिंगल सेल प्रोटीन जो भी है, अगर बैक्टीरिया का सेल है उसका तरीका डिफरेंट होगा, फंगस का डिफरेंट होगा, हर एक का डिफरेंट होगा। अब ये कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं सिंगल सेल प्रोटीन का, भी मैंने आपसे लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि क्या जो है इसके बेनिफिट हो सकते हैं, बेनिफिट नहीं हो सकते, तो वो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप इसको ये स्लाइड में देख सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं कि वो क्या क्या है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, अच्छा जी, आगे ये कुछ आपके बेनिफिट्स हैं कि रैपिड सक्सेशन जो भी है, मैंने भी आपसे सारे डिस्कस भी किए हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन के कन्वेंशनल प्लांट और एनिमल की निस्बत क्या एडवांटेजेस है। वो सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं आप लोग उनको भी अपने इसमें स्टडी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बाकी यहाँ से भी देख सकते हैं। वही वाली सारी बातें हैं कि कंसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए और जेनेटिक एल्टरेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो सारा आपको यहाँ पे लिख भी दिया, आप लोग उसको ज्यादा और डिटेल में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब ये कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि अगर आप सिंगल सेल प्रोटीन का ओवर यूज कर, आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। तो अगर आप उसका एक्स्ट्रा ज्यादा एक्सेस में इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए पुअर डाइजेस्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आ सकती है, जीआईटी ट्रैक आपको इन्फेक्शन हो सकती हैं, हाइपर स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं। अब हर एक बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा जो भी उसको एससीपी को कंज्यूम कर रहा होगा। अच्छा जी, ये कुछ एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स की क्या क्या है। आप उसको प्रोटीन सप्लीमेंट फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, विटामिन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्पाइरुलिना जो है ये एक होल सेल है, ज़ाहिर आपको पता है, जो यूज हो रहा है पार्ट ऑफ डाइट इन यूएस ओलंपिक टीम के तौर पे, ये इन्होंने क्लेम किया है, ये जहां से भी आपका डाटा लिया गया है कि उन्होंने ह्यूमन कंजप्शन के उसमें भी इसको क्लेम किया कि वो यूज कर रहे हैं। लेकिन ये भी, ये मैंने आपको मैंने बात बताई है, ये जो आप अगर वर्ल्ड वाइड नहीं इम्प्लीमेंटेड, वर्ल्ड वाइड ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन कुछ इलाकों में हो सकता हो रहा हो।
अच्छा जी, ये थेराप्यूटिक और नेचुरल मेडिसिन में भी सिंगल सेल प्रोटीन को यूज किया जा रहा है, लैक्टेशन को इंक्रीज करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लड शुगर को कम करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। तो ये कुछ है इसके एप्लीकेशन सिंगल सेल प्रोटीन का, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। कॉस्मेटिक्स में भी सिंगल सेल प्रोटीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि डिफरेंट लिपस्टिक्स जो है वो बनाई जा रही है, बाय लिपस्टिक्स। उसमें क्या है कि आपको कलर भी आपके लिप्स को मिल जाएगा और साथ साथ वाइटामिन भी होंगे उसमें, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट कॉस्मेटिक्स की फॉर्म आ सकती है जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। पोल्ट्री और कैटल फीड के तौर पे भी सिंगल सेल प्रोटीन को दिया जा रहा है। पोल्ट्री किस तरह से पोल्ट्री की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, क्वालिटी भी इंक्रीज किया जा रहा है कि उनको सिंगल सेल प्रोटीन दी जा रही है। और उससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि उसे वो अपनी फीड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये इन सब चीजों के हमारी लाइफ में कितने बेनिफिट है। फिर उसके अलावा कंक्लूजन, हम कंक्लूड सिंगल सेल प्रोटीन को किस तरह से कर सकते हैं कि आप जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को एनहांस कर सकती है, ज़ाहिर उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ज़्यादा है। इसके अलावा और क्या है कि माइक्रोबियल बायोमास एज अ फूड सोर्स डिजर्व सीरियस कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट वर्ल्ड फूड सप्लाई। और ज़ाहिर वर्ल्ड फूड सप्लाई जो है इनसफिशिएंट है, उसको फुलफिल करने भी में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को बड़ा अपने ध्यान में रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन लेक्चर। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसकी पावर पॉइंट को जरा डिटेल में ध्यान से पढ़ लेना, और अगर किसी का कोई क्वेरी ओरिजिनेट हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो है जो आप लोगों ने व्यू करनी है, मैं भी आप लोगों को वीडियो भी व्यू करा देती हूँ सिंगल सेल प्रोटीन को, उसको जरा प्लीज आप व्यू कर लें और उसके बाद जो आपकी क्वेरी है उनको मैं आंसर करूंगी।